देखेंगे, ठीक है। और क्लास कौन सी है आपकी? तो क्लास है आपकी 6 की और चैप्टर 4 को देखेंगे, ठीक है। पौधों को जानने की बातें की जा रही है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। लाइक शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ पौधों के बारे में जानते हैं, ठीक है। चैप्टर 4 है आपका क्लास 6 का साइंस का। बाहर निकल कर अपने चारों ओर पौधों को प्रेषण कीजिए, यानी आप ऑब्जर्व कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे या कुछ विशालकाय होते हैं, जबकि कुछ धरती पर धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती है, ठीक है, और कुछ जो होती है वो हरी होती है, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती है। और अगला क्या बोल रहा था, कुछ पौधों की जो होते हैं कि फूल बड़े भी होते हैं, लाल होते हैं, और कुछ के नीले, और कुछ के जो पुष्प होते हैं होते ही नहीं है, ठीक है। यानी अलग अलग तरह की हम लोग विशेषता को देखते हैं एक पौधे के अंदर, ठीक है। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे, विद्यालय के प्रांगण में एक अनेक हरे पौधे देखे होंगे, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जाने, और से हम विभिन्न प्रकार के पौधे के क्या है कि पौधे के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी, ठीक है। क्या आप जो 4.1 है को पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियां इत्यादि को नामांकित कर सकते। इन भागों में रंग भरिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। जैसे देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं तो ये क्या है, हमारा फूल है, ठीक है। फूल के अलावा क्या हो गया, फल निकले हुए हैं, ठीक है, यानी भिंडी वगैरह जो देखते हैं उस तरह से। फिर तना जो होता है, ये वाला पार्ट जो होता है वो तना होता है, जिसको स्तंभ भी बोलते हैं। और पत्तियां तो आप देख ही सकते हैं कि पत्ती जो होता है वो इस तरह का बना होता है, ये सब पत्तियां हैं। और नोड क्या होता है, जहाँ से जैसे हमारा कोई पेड़ है, जैसे ये यहाँ से पेड़ है, और पेड़ के पास से जब दूसरे सेक्शन का डेवलपमेंट होता है, ये वो क्या होता है, ये क्या होता है कि नोड होता है, ठीक है। तो और इंटरनोड क्या होता है, यानी कहने का मतलब कि इंटरनोड यानी जैसे हमारी कोई पेड़ है, ठीक है, पौधे है, पौधे के बगल में क्या होता है कि आपका जो है नोड जहाँ से घुमा रहता है तो उसको क्या कहते हैं, नोड हो गया। और इसके नीचे वाले पार्ट को इंटरनोड कहते हैं, ठीक है, यानी नोड के नीचे वाला को इंटरनोड कहेंगे, ठीक है। कलिका हो गया, यानी जो आपका इसी से डेवलपमेंट होता है एक पौधे का, ठीक है, तो कलिका इसको बोलेंगे, ठीक है, आप हमेशा देखते होंगे। उसके अलावा अगर जड़ों को देखेंगे तो क्या है कि प्राथमिक मूल की बात की जा रही है, यानी जहाँ से जड़ के अंदर से जहाँ से निकलता है एक पौधा, ठीक है। और द्वितीयक जड़ जो होता है तो वो क्या होता है कि जो मिट्टी के अंदर हमको जो दिखाई नहीं देता है उसको कहते हैं द्वितीयक मूल, ठीक है। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि प्राथमिक को द्वितीय और द्वितीय को प्राथमिक कह सकते, तो जहाँ से निकलता है उसको प्राथमिक कहते हैं। और जो अलग नीचे की तरफ जो डेवलपमेंट होता है पौधे का, हम जिसको देख नहीं सकते, ये पृथ्वी के अंदर होता है, ठीक है, मिट्टी के अंदर होता है, ठीक है, पौधे के ये सब भाग है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको मूल तंत्र बोलते हैं। इसको जो जड़ वाले प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल जो होता है वो मूल तंत्र के कैटेगरी में आते हैं। चलिए और देखिए यहाँ जो है आपका जो जड़ के ऊपर जो हमको दिखाई देता है, यानी जो जड़ से मिट्टी से ऊपर जो दिखाई देता है, और जहाँ पे पौधे लास्ट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रो तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बार बार चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए प्रकृति का भ्रमण किया जा रहा है, तो इस पर आप देख सकते हैं जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, गर्ल और बॉय दोनों हैं जो प्रकृति का भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं आपका बोला साग, झाड़ी और वृक्ष की बातें की जा रही हैं, ठीक है। उन पौधों के तने और शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, ठीक है, आपसे जो कम लंबे हैं उसको देखिए। कुछ की जो लंबाई होती है वो हमसे भी ज़्यादा होती है, तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हो सकते हैं, ठीक है। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने की तना कोमल है अथवा कठोर, इसे धीरे से एक और मोड़ने का प्रयास कीजिए। यानी कहने का मतलब कि जैसे ये हमारा पौधा है और हमारा छोटी छोटी टहनियाँ जब निकली होती है और हमारे यहाँ पे ढांचा बना रहता है, तो क्या अगर फोल्ड करके देखते हैं तो हमारे क्या होती है, उसी से हम डिसाइड करते हैं कि ये किस तरह से
है, ठीक है। जैसे हमारा मनी प्लांट होता है, ठीक है, उसके अलावा जो तुलसी का पौधा होता है, फिर गुलाब होता है, अलग अलग डंठल होते हैं और इसकी संरचना भी हार्ड और सॉफ्ट भी होते हैं। मनी प्लांट का सॉफ्ट होता है, तुलसी का पौधा का जो हार्ड पार्ट होता है, उसके अलावा जो गुलाब होता है वो भी, अमरूद का पेड़ ये देखिएगा बहुत ही मुश्किल से टूट पाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे एक बोने का प्रयास किए, ध्यान रखें कि यह टूटे नहीं, टूटना नहीं चाहिए। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास कीजिए और लंबा जो तना है उसकी मोटाई को आपको मैं बता चुकी हूँ। यहाँ जो है वो तना किसको कहते हैं, तो देख लीजिए, जो ये आप लंबा वाला देखते हैं तो ये तना होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो जो होता है टमाटर का जो होता है वो छोटा होता है, तो किस कलर का होता, हरा होता है, कोमल भी होता है, बिल्कुल मोटा तो ये नहीं होता है क्योंकि बहुत पतला होता है और ज़मीन पे ही सपोर्ट होता है, कठोर भी नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा जो ये क्या होता, किस वर्ग में आते हैं, तो ये जो होते हैं टमाटर शाक वर्ग में आते हैं, ठीक है। आम बहुत लंबे होते हैं, आप गाँवों में भी देखिएगा, मोटा और कठोर होता है, बिल्कुल होता है। उसी तरह तने के ऊपर से होता है, हाँ। उसके अलावा इसको वृक्ष के कैटेगरी में, ट्री के कैटेगरी में रखते हैं। नींबू तो देखें ये थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, और ये कठोर भी होता है, इसका भी डंठल टूट नहीं पाता और तने के आधार से और झाड़ियाँ इसकी भी बनी होती है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे इसके पत्ते होते देखिएगा। और जब नींबू नहीं होता तो नींबू के पत्ते भी जब जब डाल देते हैं ना, तो वो भी क्या हो जाता है कि खट्टा होता है, ठीक है ना। तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन आप नींबू अगर ना हो तो नींबू का पत्ता भी आप डाल सकते हैं, चाय जो लाल चाय बनाते हैं ना उसमें, ठीक है। देखिए, हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएँ जो होती है भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती है, ठीक है। और ये अब हम प्रेक्षित सभी पौधों की सारणी 4.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं कि आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2, 3 कॉलमों को भर सकते हैं, ठीक है। इस अनुच्छेद के मतलब आपको भरने होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो सुधारा गया है, तो देखिए पौधों को कम से कम क्षति पहुंचने के लिए से 4-5 प्रजाति के समय में कार्य कर सकते हैं। उसी तरह से आपका बोल रहा है कि कोमल तने वाले पौधे के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचों और गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? देखिए, इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 वर्गों में बांट सकते हैं, ठीक है। और क्या है कि ये वर्ग जो होते हैं, आप देखिएगा कि पौधे को 3 शाख हो गया, झाड़ी हो गया, वृक्ष के कैटेगरी में होते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपका जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि देखिए तने और कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं, ठीक है। हरे और कोमल तने जो होते हैं शाख के कैटेगरी में होते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती है, ठीक है। इसमें कोई शाखाएं नहीं होती है, ठीक है। ये देख रहा है, शाख, झाड़ी और वृक्ष की तुलना कीजिए। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप देख लीजिए। आइए कुछ ऊपर देखते हैं कि कुछ पौधे में शाखाएं तने के समीप के आधार के समीप से निकलती है। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। तना जो होता है कठोर तो होता है लेकिन मोटा नहीं होता। इन्हें झाड़ी कहते हैं। और अगर इनको किस कैटेगरी में रखते हैं, तो तना कठोर और मोटा नहीं होता तो इसको झाड़ी के कैटेगरी में रखते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं बहुत ऊंचे होते तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं और इसे वृक्ष कहते हैं, ठीक है। और कुछ पौधे जो होते हैं बहुत ऊंचाई तक जो होते हैं वो होते हैं और मोटे भी होते हैं और गहरे भी होते हैं ज़मीन पे, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं, ठीक है। ये क्या बोला? उपयुक्त अभिलक्षणों में बोला जा रहा है। तो उपयुक्त जो अभिलक्षण के आधार पर अब क्या सूचीबद्ध यहाँ पे बोला जा रहा है ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे जो है आपको बोला जा रहा है कि मनी प्लांट हो गया, सेम हो गया, लौकी अथवा अंगूर के तने किस प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ पौधे को देखिए, ये शाख, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न है और ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। ये भूमि पर फैल जाते हैं और इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? विसर्पी लता कहते हैं। और जबकि कुछ पौधे जो होते हैं वो पौधों की सहायता से क्या होते हैं? विसर्पी पौधे। देखिए आप, जैसे आप ये जो फल खाते हैं तो इस तरह से आप देखिए वो क्या बोलते हैं,
तारबूज को भी इसी तरह से देखिएगा, और एक कोहड़ा होता है वो भी इसी तरह का होता है, ठीक है। खीरा वगैरह भी आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा, और आरोही लता यानी मनी प्लांट का जो आप देख रहे हो इस तरह से, ठीक है। देखिए ऊपर चढ़ जाता है और इसे आरोही कहलाते हैं। ये जैसे शाख हो गया, झाड़ी हो गया और पेड़ों से भिन्न होते हैं, ठीक है। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो दो पौधों के नाम लिखिए। लिखने की बात बोली जा रही उसी तरह से देखिए, तना जो है अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें और उनके तनों पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं और भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा लिए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है कि पत्ती, शाखाएं और कली, फल फूल जो है वो होते हैं। ये देखिए अब ऑब्जर्व करने की बात की जा रही है। क्या है कि देखिए एक ग्लास ले लीजिए और जल और लाल स्याही शाकीय पौधे ले लीजिए और एक ब्लेड ले लीजिए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से तना क्या कार्य करता है, ठीक है। इस तरह से देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है कि गिलास को 1/3 जल से भरें, और गिलास को क्या कीजिए कि 1/3 जल से भर दीजिए। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें, और जो है जल में क्या कीजिए कि लाल स्याही की बूंदें डाल दीजिए। शाख के तने की गिलास में रखें जैसा कि 4.6 में दिखाया गया। अगले दिन इन शाखाओं को अवलोकन कीजिए, ठीक है। और अवलोकन कीजिए क्या जो है वो बोला जाए, क्या इस शाख के कुछ भाग लाल नज़र आते हैं। आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया है। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और सिराओं में भी आ सकता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि ये पहुँचा कैसे लाल रंग, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि तने में जल ऊपर चढ़ता हुआ, ठीक है। और तने के खुले सिरे का विवर्तित दृश्य है, यानी जब तना का खुला सिरा है तो इस तरह का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है, ठीक है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने से ऊपर पहुँच जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। पत्ती के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। पत्तियाँ क्या है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने आसपास में के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। क्या आप इन सभी की आकृति, आकार या रंग एक जैसे हैं। तो देखिए ये तने से किस प्रकार जुड़े हुए बोला जा रहा है। पत्ती का यह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़े रहते हैं पर्णवृत्त क्या कहलाते हैं, पर्णवृत्त कहलाता है, ठीक है। और पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं, यानी पत्ती के जो चपटा भाग होता है उसको फलक कहते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं। क्या सभी पत्तियों में पर्णवृत्त होता है। इस तरह से आपको बोला जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ जो है वो तना है, एक पत्ती है गुलाब का या फिर उड़हुल जो भी बोल सकते हैं। तो पर्णवृत्त क्या होता है, ये आपका तना हो गया। तना जो मतलब जहाँ से पत्ती लगी होती है तो ये तना है, ठीक है। जैसे ये इस तरह से होता है ना, तो ये हमारा तना हो गया, और यहाँ जो है पत्तियों का ये साँचा बना हुआ, तो ये क्या होता है, पर्णवृत्त हो गया। और एक पटल, जो ये पेटल जिसको बोलते हैं, पत्तियों को पटल बोल देंगे, ठीक है। इस तरह से पत्ती हमने देखा है, यानी विभिन्न नाम देते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए बोला जा रहा है तो कह रहा है कि पति के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए इसकी छाप ले। यदि आप सोचते हैं कि पति विशेष छाप नहीं छोड़ सकती तो यह क्रियाकलाप आपको विचार पर मजबूर कर देगा, ठीक है। यानी पूर्ण विचार पे मजबूर कर देगा कि छोड़ती है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको एक्टिविटी बोल रहा है तो कह रहे हैं कि एक पत्ती को सफ़ेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। इसमें 4.9 दर्शाए गए तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए और इसकी नोक से कागज के इस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़ने की बात बोली जा रही है, ठीक है। क्या आपको कुछ रेखाओं के पास छाप दिखाई देती है। क्या आप छाप पत्ती की तरह है, ठीक है। यानी सेम जो है वो पत्ती की तरह ही दिख रहा है जो छापा गया है। देखिए पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा
दिखाई देते, इसे मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि घास की पत्तियां में यह सिरा एक दूसरे के समानांतर, ऐसे सिरा विन्यास को समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े इनके सिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए बोला जा रहा है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि पत्तियां क्या करती है ये भी ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, अगला क्या बोला है कि आपको लेना है एक्टिविटी करने के लिए, यहाँ पे बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि आवश्यक सामग्री, जैसे आप पौधे ले लीजिए जो शाक कैटेगरी का हो, और पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले ले लीजिए और कुछ धागा ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से सामग्रियों को ले लीजिए। ठीक है, पत्तियों के शीरा विन्यास जो पैटर्न बने होते हैं और जालिका रूपी समानांतर जो आप देखते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देखिएगा, जो मक्का होता है ना, इस तरह का पैटर्न बना होता है थोड़ा थोड़ा, और ये जो पीपल का है तो ये पत्तियों का विन्यास देख रहे हैं ना, इस तरह से आपका बना हुआ है। ये जालिका रूपी समानांतर जो है वो इस तरह से आप देख रहे हैं, लंबा लंबा। चलिए, इस क्रियाकलाप को दिन के समय में करना चाहिए और जब धूप खिली हो उस समय। इस क्रियाकलाप में आपको स्वस्थ भलीभांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। ठीक है, दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए बोला जा रहा है। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए बोला जा रहा है, अंदर वाले भाग को। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती है? कि किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती है? क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई? ये क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूले, यानी पॉलीथीन की थैली को हटाइए ही मत। ठीक है, यानी देखिए पारदर्शिता जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, और ये जो है कुछ भागों को क्या कर दिया गया, पॉलीथीन से ढक दिया गया और धागा से बांध दिया गया है, और कुछ को पत्तियों का क्या कार्य होता है, पारदर्शी कवर ले लिया हमने जो आर पार दिख सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि जल की यह बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है। जल की जो बूंदी होती है, पत्ती बूंदे होते हैं, वो जल वाष्प के रूप में बाहर निकलती है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी संख्या में जल की वायुमंडल में छोड़ते हैं। ठीक है, हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा है बोला जा रहा है। क्या पौधे के वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख सकते हैं? देखिए, अध्याय 3 के इन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिससे जल विभिन्न अवस्था में बदल सकता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? इस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदे के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। ठीक है, पत्तियों का और भी कार्य है। ठीक है, पत्तियों का जो है और भी कार्य है, आइए इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि आपको वो सामग्री लेनी है जो पत्ती होगी, स्प्रीट होगी, बीकर और परख नली, वर्नल जल और अपलेट, आयोडीन विलयन भी लेना होगा। ठीक है, परख नली में एक पत्ती रख दीजिए, परख नली जो है वो पत्ती को रख दीजिए उसमें, और पर्याप्त मात्रा में स्पीड डाल करके पूर्णतः जो उसमें पत्तियों को डुबा दीजिए। अब इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। रखने की बात की जा रही है, और गर्म करते हुए बीकर को उस समय तक गर्म करते रहे जब तक कि हरा पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाए, यानी कलर जब तक उसका बाहर ना निकल जाए तब तक आपको गर्म करना है। ठीक है, अब देखना होगा कि अब जो है वो जल से भलीभांति धोए और बाद में बाहर निकाल करके आप परख नली से बाहर निकाल लीजिए और उसको पानी से धो लीजिए। आयोडीन विलयन के कुछ बूंदे प्लेट पर रख करके आपको डालना है जब बाहर आप निकाल लेंगे तो। ठीक है, आप क्या देखते हैं? तो प्रेक्षण की तुलना में अध्ययन 1 में खाद्य पदार्थों के विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए परीक्षण से कीजिए, यानी सेम वैसे करना है जैसे हमने पोषक का जो हमने ऑब्जर्व किया था, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, सेम टू सेम वैसे ही करना है। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है, यानी क्या पत्तियों में ये देखना है कि मंड होता है? तो देखिए, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है तो चैप्टर 1 में क्या बोला है कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होते हैं, यानी कच्चे आलू में भी होते हैं। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाते हैं, परंतु जो पत्तियां प्रकाश, जैसे हरी पत्ती ले लीजिए, आपने देखा है यहाँ पे, उसके अलावा जो बैंगनी हो गई है आयोडीन विलयन के साथ मिलते हुए। ठीक है, और गर्म किया है, यहाँ पे गर्म किया जा रहा है। ठीक है,
अगला देखते हैं। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्योंकि इस क्रियाकलाप स्पिरिट को गर्म करना होता है, अध्यापक को स्वयं दिखाना चाहिए, यानी ये टीचर के एक्सपेरिमेंट की चीज़ें हैं, ठीक है। अगला जो हम लोगों का ऊपर था उसको उसी के बाद देख लेते हैं। परंतु पत्तियाँ जो होती है प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रकार को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रकार में ऑक्सीजन निष्कासित होती है और पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन जो होता है पौधों के विभिन्न भागों के मंडल के रूप में क्या हो जाता है कि संग्रहित हो जाता है। अब हमने जो भी क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती की जल पहुंचाता है, यानी तना जो होता है जो ऑब्जर्व किया तो पत्ती को क्या किया कि तना पत्ती को जल पहुंचाया और पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का हास्य बाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे समाप्त होता है यह कार्य जड़ें करती हैं, ठीक है। और ये क्या करती है कि जड़ें ये काम करती है। देखिए जड़ के बारे में देखना जाए कि जो आपका देखिए पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है, ठीक है। ये मतलब इस तरह का ऑब्जर्व करने की बातें बोली जा रही है। चलिए ऊपर देख लेते थोड़ा सा। देखिए ये जो है दो बुज्झो और पहेली जो है वो क्या कर रही है कि जल दे रही है पौधों को, ठीक है। और इस तरह से जल देना, इस तरह से आप देखिएगा ये जल देने वाला जो चीज़ें बर्तन है, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है तो कहा जा रहा है कि पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है। आइए क्रियाकलाप के द्वारा पौधे के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो एक्टिविटी 6 दी गई है तो ठीक है। सामग्री जो होती है 2 गमले, कुछ मिट्टी ले लीजिए, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची एवं जल। यह कार्य क्रियाकलाप जो है 4 से 5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए, ठीक है। और बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 बच्चे सावधानी से उखाड़िए, ठीक है। यानी कहने का मतलब बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़ लीजिए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति न पहुंचे और खरपतवार के एक जड़ रहित, देखिए यहाँ जड़ रहित और यहाँ पे जड़ नहीं रखा गया। ये 2 गमले हैं जो आप देख सकते हैं, इसमें जड़ है और यहाँ पे जड़ नहीं है, वही यहाँ पे लिखा हुआ खरपतवार सहित और आपका खरपतवार नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो बोला जाए तो कह रहा है कि पौधे की एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए, ठीक है। और दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। इसमें क्या नियमित रूप से जल देने की बात की जा रही और 1 सप्ताह के बाद आप इसको ऑब्जर्व कीजिए कि क्या पौधे जो है वो स्वस्थ हैं। देखिए पौधे देखिए यहाँ पे बोला जाए कि दोनों पौधे में नियमित रूप से जल दिया गया परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप में एक जड़ के महत्वपूर्ण विषय में जान सकते हैं। और आइए क्रिया एक्टिविटी करते हैं कि एक कैसे काम करता है जड़, ठीक है। जैसे आप ले लीजिए एक सामग्री ले लीजिए, मक्का ले लीजिए, चने के बीज ले लीजिए और रुई और कटोरी अथवा जल ले लीजिए, ठीक है। 2 कटोरियाँ लीजिए, ठीक है। और एक में क्या कीजिए भीगी हुई रुई रखिए और एक कटोरी में चने की 3 से 4 बीज और दूसरे में मक्का के दाने रखिए, ठीक है। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाता, जब तक नया नहीं निकल जाता तब तक क्या कीजिए कि आप उसमें थोड़ा सा गीला रखिए, ठीक है। 1 सप्ताह बाद इसे खींच करके रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए और बाहर देखिएगा कि बाहर निकाल लीजिए रुई से, ठीक है। क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खींच सकता है। तो क्यों ये जो बोला है खींच सकता है और क्यों बोला जा रहा है तो हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता और जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए, ठीक है। इसी तरह से देखिए क्या है कि अब क्या कीजिए मिट्टी में जमा दीजिए रुई का नवोद्भिद ये जो नया निकला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और ये क्या करती है रखती है और इन्हीं मिट्टी के पौधों को स्तरक कहा जाता है, यानी ऐसे जो पौधे मिट्टी के पौधे होते हैं स्तरक की कैटेगरी में आते हैं। आपने देखा कि पत्ती और तने और पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती है। क्या जड़ों से भी विविधता दिखाई देती है, पता लगाने के बारे में बोल रहा है तो जड़ों को हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि जब चने के पौधे को जड़ों को देखिए क्या
जो है वो आपका देखा जा रहा है कि कैसी है और मक्के की कैसी है, ठीक है। आपको पिक्चर ये देख सकते हैं, ठीक है। जड़ों की आकृतियों के जो चित्र हैं के साथ मिलान कर खाली स्थान मक्का और चना लिखिए, ठीक है, जहाँ पे ऑब्जर्व करने की बात की जा रही है। चने और मक्का की जड़ों में क्या समानता है, वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न है। ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें दो प्रकार की होती, एक क्या जड़ों के कुछ भी प्रकार क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार होते हैं, आइए पता लगाते हैं, ठीक है। क्या दो ही होता है या कोई और भी होता है, ठीक है। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका जो इस तरह से पैटर्न बना हुआ है ये मक्का का है, ये चना का पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है खुले मैदान की बात की जा रही है, तो कह रहा है क्या कि आपका जो खुले मैदान है तो उसमें जाइए और खरपतवार उग रहे हैं, ठीक है। कुछ खरपतवार पौधे की मिट्टी खोद कर निकालिए, ठीक है, और जड़ों से विभिन्न मिट्टी धोकर के अलग कर निरीक्षण कीजिए, बोला जा रहा है। सभी खरपतवार पौधे की जड़ें या तो चित्र की तरह होते हैं अथवा अलग तरह की होती है, ठीक है। देख लेते हैं अगला। देखिए ये दोनों देख रहे हैं, तो ये देखिए ये कितना ज़्यादा है और इसके पैटर्न को देखिए और इसके पैटर्न को देखिए, देख रहे हैं ना, देख लीजिए दोनों अलग होता है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़, ठीक है। यानी जो एक में है इसको क्या मूसला जड़ बोलेंगे, इसको रेशेदार जड़ बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिन पौधों की जड़ें उनकी मुख्य जड़ को मूसला कहते हैं, ठीक है। मतलब जिन पौधों की जड़ें जो होती हैं जिस तरह से पिक्चर ए में दिखाया गया है उसको मूसला जड़ कहते हैं, मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं और छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं, ठीक है। छोटी को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें के समान है उनमें से कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है, इन्हें जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं, ठीक है। एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर दो समूहों में छांटने की बात की जा रही है। मूसला जड़ वाले पौधों को समूह ए में और रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखने की बातें की जा रही है। एक किस पौधों की पत्तियां को देखिए, इनका सिरा विन्यास किस प्रकार का है, और समूह बी के पौधों की पत्तियों को सिरा विन्यास किस प्रकार का है, आपको देखने का बात किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हमने देख लिया। आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्तियों के सिरा विन्यास एक जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है। क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार के 4.2 में सही रूप में भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जो बोला जा रहा है, कह रहा है कि यहाँ देखिए हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है तथा तना जल और खनिज की पत्तियां और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाती है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है, यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ें गाजर हो गए, मूली हो गए, शकरकंद, शलजम और टोपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं और ये भंडारित जहाँ भोजन भंडारित रहता है, ठीक है। देखिए एक तना दो तरफा मार्ग की तरह बोला जा रहा है, ठीक है। अगला देखिए, क्या आप इस बात से सहमत है कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करते हैं, यानी तना जो होता है वो दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है। चित्र में लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर आते हैं। अगला देखा जा रहा है कि पुष्प की संरचना का अध्ययन करते हैं जो अध्याय में दिया। देखिए प्लांट के बारे में, जो फ्लावर है उसको देखते हैं, ठीक है। गुलाब के पौधे की 3 आरेख, यानी यहाँ पे ABC में बताया गया कौन सी स्थिति में आप पौधों की भलीभांति पहचान करते हैं, क्यों। पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था, और सभी पुष्प रंग बिरंगे, ठीक है, होते हैं। क्या आप अपने घास, गेहूँ, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं, क्या वे चटकीले हैं। आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें, ठीक है, यहाँ पे जो बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए अगला देखते हैं, यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो देखिए एक्टिविटी जो 10 है उसमें क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि आप पुष्प कलिका और निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प, यानी धतूरा ले लीजिए, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज और आवर्धक लेस और जल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो देख रहे हैं
आप जो देख रहे हैं तो ये क्या है कि पंखुड़ी है, यानी जो बंद होती है वो पंखुड़ी होती है, और जो बाहर वाला ग्रीन वाला पार्ट होता है उसको बाह्य दल बोलते हैं, और जो खिलाव भी होता है उसको भी पंखुड़ी ही बोलते हैं, और बाहर वाले पार्ट को बाह्य दल बोलते हैं। पुष्प कलिका और पुष्प की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है, या पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं, और विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती है, ठीक है। आप जैसे लाल देखेंगे, गुलाबी देखेंगे, वाइट देखेंगे, पीला देखेंगे, बहुत तरह की होती है, ठीक है। और ये आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद होती है, कलिका मुख्य भाग कौन सा है, क्या आपने ध्यान दिया है कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देते हैं, इन्हें बाह्य दल कहते हैं, ठीक है। पुष्प के बाह्य दल और पंखुड़ियों का बलवती अवलोकन किया जा रहा है, और आप देखिए कि इसमें ये चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। कितने बाह्य दल है, ये आपस में जुड़े हैं या स्वतंत्र है, बाह्य दल पंखुड़ी किस रंगों के हैं, उसके अलावा जो बोला जा रहा है आपके फूल में पंखुड़ी की संख्या कितनी है, क्या वे एक दूसरे से जुड़ी अथवा स्वतंत्र है, क्या जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग है या संयुक्त है। अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन सामग्री प्रेक्षण बोला जा रहा है ऑब्जर्व करने की, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है, देखिए यहाँ पे जो कहा जा रहा है तो विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे से जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए और अपने प्रेक्षण से सारणी में लिखने की बात की जा रही है। 2 कॉलम बना हुआ ऊपर जो ऑब्जर्व करने के लिए बोला जा रहा है और लिखने के लिए। देखिए आप पुष्प के आंतरिक भाग से स्पष्ट रूप से कब देख सकते हैं, ठीक है, जब पंखुड़ी जुड़े हो अथवा जब स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे अथवा घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ठीक है। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल और पंखुड़ी को हटा दीजिए, और आपने पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर को पहचानने की बात की जा रही है, ठीक है। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं, ठीक है। और जो क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं। अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए, पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए, ठीक है। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो पुंकेसर हटा दीजिए और सहायता से स्त्रीकेसर को पहचानने की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए स्त्रीकेसर कौन है, तो अंदर वाले जो भाग है आप देख सकते हैं कि स्त्रीकेसर है, और बाहर वाला जो भाग होता है वो परागकोश है, ठीक है। अब पुंकेसर जो होते हैं वो लंबे वाले चित्र जो आप देखिए डंठल से जो सटा होता है ना, उसको कहते हैं पुंकेसर, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए परागकोश हो गया आपका, और इस तरह से आपका परागकोश जो बना हुआ है साचा, ऊपर में भी आपका देख सकते हैं परागकोश है, ये भी परागकोश हो गया इस तरह से। ये तंतु है और ये भी तंतु, ये सब भी अलग अलग तंतु हो गए, ठीक है। पुंकेसर के ये भाग है, ठीक है ना। चलिए देखिए वर्तिकाग्र किसको कहते हैं, यानी जो एक अंडाशय हो गया जो आपको स्त्रीकेसर में होता है। वर्तिकाग्र यानी इस तरह के जो पिक्चर होते हैं वो वर्तिका होता है। वर्तिकाग्र जो होता है जो थोड़ा राउंडेड शेप का बना रहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं स्त्रीकेसर के भाग है, और ये जो क्या है तो आप देख लिए पुंकेसर के भाग है। परागकोश तंतु जो है पुंकेसर के भाग होते हैं, और वर्तिकाग्र और वर्तिका और अंडाशय जो होते हैं आप ये तीनों स्त्रीकेसर में देखेंगे, लिखा हुआ भी है ना। चलिए स्त्रीकेसर को नामांकित बनाइए। यहाँ देखिए अब एक पुरुष के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। यह स्त्रीकेसर का सबसे निचला और फुला हुआ भाग है। आपकी इसकी जो बोला जा रहा है कि इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। यह जानने के लिए अंडाशय को किस प्रकार काटा जा सकता है, आप ए और बी को ध्यान से देखने की बात की गई है। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा स्लेट पर रखकर उसे 2 प्रकार के काट सकते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से आप ये सब आप काट सकते हैं, ठीक है। यह इस तरह से भी आप काट सकते हैं, ठीक है। अंडाशय का कर्तन किया जा रहा है, और अनुदैर्घ्य जो काट है ये लंबा वाला अनुदैर्घ्य हो गया। अनुप्रस्थ जो है आपको सोया हुआ पैटर्न में दिखा हुआ है, ठीक है, जो लेटा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से आप देख लिए बीजांड हो गए, यानी जिसमें बीज है,
ठीक है। और आपका देखिए दोनों का बना हुआ पैटर्न है, ठीक है। अगला देखिए, अंडाशय की आंतरिक संरचना जो होती है कटाई लंबाई में काट की बात की जा रही है। अंडाशय की आंतरिक संरचना वाली जो होती है लंबाई में काट है और अनुप्रस्थ काट है, ठीक है, इस तरह से बनी हुई है। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर जल की बूंदें रखें, ठीक है। आवर्धक लेंस की सहायता से जो अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए और क्या आपने अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है और इन्हें क्या कहते हैं? जो छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती है वो बीजांड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों पर अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए और कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए और अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता से ले सकते हो और आपको मतलब ज़रूरत ना हो तो फूलों को ना तोड़े, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला, क्या सभी फूलों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर होते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिसमें प्रयुक्त पुष्पांगों में कोई भाग नहीं होता? क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसी पुष्प भी देखे जिससे बाह्यदल और पंखुड़ी जो है वो समान ही होता है, ठीक है। क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिससे बाह्यदलों की संख्या और पंखुड़ी की संख्या समान होती है? इस तरह से बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है, क्या अब आप इस बात से सहमत है कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं होती है। विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित हो सकते हैं और कुछ भाग जो होते हैं उपस्थित होते हैं, ठीक है। आपने जो देखा कि आपने पत्ती, पौध, तना और जड़ के लक्षण और कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगले कक्षा में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में अगली कक्षा में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी पॉइंट थे मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को कवर करा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो वर्ड चैप्टर में कंप्लीट किया गया। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है जो सारांश है, तो यहाँ पर देखिए सामान्यतः जो पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने और शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी और वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियाँ और पुष्प तथा फल होता है। पत्ती में पड़ने वृंत और फलक होते हैं, ठीक है। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी और समानांतर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है पत्तियाँ वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती है। हरी पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु और जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती है। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधों की मिट्टियों में दृढ़ता से जमाए रखती है, ठीक है। जड़ें दो प्रकार की होती है, मूसल जड़ और रेशेदार जड़ हो गई। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जाए जालिका रूपी शिराएं विन्यास जो होता है युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ें होती है। यानी कहने का जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियाँ जो होती है वाले पौधे जो होते हैं वो जड़ें जो होते हैं, पौधों की जड़ें जो होती है मूसला जड़ें होती है। और जबकि समानांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती है, ठीक है। तने द्वारा जड़ों से पत्तियां और दूसरे भाग को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है, ठीक है। पुष्प के विभिन्न भाग है, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर जो ये विभिन्न भाग है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है वो सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। तो ये आपका जो चैप्टर है पौधों को जानिए चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।